मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है दूसरे सप्तक की भूमिका और इसके रचयिता है अज्ञे जी। देखिए, जो दूसरा सप्तक है इसमें 7 कवियों का संकलन माना गया है, जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया था और 1949 में इसका संपादन हुआ था और इसका जो प्रकाशन है वो 1951 में भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ था। देखिए, अब बात करते हैं कि अज्ञे जी को तार सप्तक के संपादन की आवश्यकता आखिर क्यों हुई। अज्ञे जी के मन में यह विचार आया कि इस प्रकार की पुस्तक का एक अनुकरण प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसमें कि नए आने वाले प्रतिभाशाली कवियों की कविताओं को संग्रहित किया जा सके। यहाँ पर अज्ञे जी का कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे कवि जिनमें काबिलियत तो है और जो प्रतिभाशाली भी हैं, लेकिन जो इतने प्रतिष्ठित नहीं हुए कि कोई प्रकाशक उनके अलग अलग संग्रह निकाल दे। तार सप्तक का जो आयोजन किया गया था वो मूलतः इसी भावना से किया गया था कि जिन कवियों की प्रतिभा अभी तक छिपी हुई है, जो उजागर नहीं हो पाई समाज के सामने, तो इन कवियों को साहित्यिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो सके। इसलिए कहा जा सकता है कि जो तार सप्तक के कवि थे वो ऐसे कवि थे जिनके बारे में कम से कम संपादन की यह तो धारणा थी कि उनमें कुछ तो है और पाठक के सामने लाए जाने के पात्र भी हैं। इसलिए दूसरे सप्तक में 7 नए कवियों की संग्रहित रचनाएं प्रस्तुत की जाने लगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो 7 कवि हैं जिन्हें कि तार सप्तक में लिया गया है, अज्ञे जी ने जो लिया है कि ये हिंदी जगत से अपरिचित है। ऐसा नहीं है कि ये अपरिचित है, लेकिन किसी भी कवि का कोई स्वतंत्र कविता संग्रह नहीं छपा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो कविता ग्रंथ में ये कवि इसी पुस्तक के माध्यम से प्रवेश कर पाए। और साथ ही अज्ञे जी का ये भी विश्वास है कि इतनी अच्छी कविताओं की इतनी बड़ी संख्या किसी दूसरे कविता संग्रह में नहीं पाई जाएंगी जितने कि दूसरे सप्तक में पाई जाएंगी। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि उनको ये विश्वास था कि जो ये प्रतिभाशाली कवि है, इनका ये कविताओं का इतना अच्छा सर्जन करेंगे कि इनका जो संग्रह निकाला जाएगा, ऐसा संग्रह कोई दूसरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अज्ञे जी के इस कार्य की कुछ विद्वानों के द्वारा आलोचना भी हुई, क्योंकि देखिए, अज्ञे जी एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे थे कि छिपे हुए कवियों को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो काम वो कर रहे थे तो ये परंपराओं से थोड़ा हटकर था। तो देखो, ये तो स्वाभाविक है कि जब भी कोई परंपरा से हटकर अगर कोई काम करेगा उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। तो अज्ञे जी की भी आलोचना हुई। तो आलोचकों द्वारा आरोप भी लगाए गए कि क्या ये जो रचनाएं हैं, क्या ये प्रयोगवादी हैं। प्रयोगवादी यानी कि अलग अलग करने पर बल देना। प्रयोग का मतलब क्या होता है कि यानी कि कवि कोई ना कोई प्रयोग कर रहा है। तो आलोचकों ने क्या आरोप लगाया कि जो कविताएं आएंगी और जो अज्ञे जी जो ये प्रयोग कर रहे हैं, नई परंपराओं से हटकर जो ये प्रयोग कर रहे हैं, नई कवियों को सामने लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि हैं। क्योंकि अज्ञे जी ने हिंदी जगत में कुछ अलग करने का प्रयत्न किया था। ये हिंदी जगत के छिपे हुए और प्रतिभाशाली कवियों को उजागर करना चाहते थे, इसलिए आलोचकों ने इन्हें प्रयोगवादी कहा। साथ ही इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई आरोप लगाए। वो कहते थे कि क्या ये कवि किसी एक दल के हैं या किसी मतवाद या राजनीति या साहित्य से संबंध रखते हैं। इस प्रकार आलोचकों द्वारा अज्ञे जी पर विभिन्न आरोप भी लगाए गए। लेकिन अज्ञे जी जो हैं वो चुप नहीं बैठे और इन्हीं सभी आरोपों का जवाब उन्होंने अपने इस दूसरे सप्तक में दिया। तो सबसे पहले आलोचकों द्वारा अज्ञे जी पर क्या आरोप लगाया गया था कि क्या ये प्रयोगवादी हैं। तो इसका जवाब देते हुए अज्ञे जी ने क्या कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। जिस प्रकार कविता का कोई वाद नहीं होता, इसी प्रकार प्रयोग का भी कोई वाद नहीं होता। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कविता का सृजन कब करता है, यानी कि कवि अपने मन की भावना को उजागर करने के लिए या फिर प्रकृति का या समाज की वास्तविकता को दर्शाने के लिए कविता का वो सृजन करता है, यानी कि वो कविता में अपनी भावना को प्रस्तुत करता है। इसलिए कविता तो एक केवल साधन है, यानी कि भावनाओं को उजागर करने का ये एक साधन है। इसलिए कविता का कोई वाद नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अज्ञे जी कहते हैं कि प्रयोग का भी कोई वाद नहीं होता। इसलिए अज्ञे जी कहते हैं कि प्रयोगवादी कहना उतना ही निरर्थक है जितना कि कवितावादी कहना।
देखिए अज्ञे जी का क्या उद्देश्य था। अज्ञे जी का केवल इतना ही उद्देश्य था कि वो इन कवियों को हिंदी जगत में एक पहचान दिलवाना चाहते थे, जिन्हें की कोई ख्याति प्राप्त नहीं है, जिनका कि कोई संग्रह नहीं है। परंपराओं से अलग चलकर कोई कार्य करना इनका उद्देश्य नहीं है। वे केवल समाज में इन कवियों को एक स्वीकृति दिलवाना चाहते हैं। यानी कि वो परंपरा, अज्ञे जी कहते हैं कि मैं ये परंपराओं से हटकर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल ऐसे कवियों को उजागर करना चाहता हूँ जो कि अभी तक छिपे हुए हैं, जिनका कोई कविता संग्रह छिपा नहीं है। अब आगे अज्ञे जी क्या कहते हैं कि देखिए इन कविताओं को समाज में स्वीकृति करने योग्य हैं या नहीं है, तो इसका जो निर्णय है वो कौन लेगा, वो समाज लेगा, ना कि उन साहित्यकारों के द्वारा लिया जाएगा जो केवल परंपरागत कविताओं को ही महत्व देते हैं। यहाँ पर अज्ञे जी के कहने का अर्थ क्या है कि अज्ञे जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे कविताओं को, ऐसे कवियों को सामने लेकर आऊँगा जो जगत में छिपे हुए हैं, लेकिन इनकी कविताएं अच्छी है नहीं है, इस चीज़ की स्वीकृति जो है वो साहित्यकार नहीं देंगे। कौन देगा, समाज देगा। इसके लिए अज्ञे जी ने इन कवियों को एकजुट किया और इनकी कविताओं को समाज तक पहुँचाने का प्रयास किया। देखिए अज्ञे जी कहते हैं कि जो लोग प्रयोग की निंदा करके परंपरा की दुहाई देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि परंपरा कम से कम कवि के लिए कोई ऐसी पोटली बांध कर अलग रखी हुई चीज़ नहीं है जिसे वे उठाकर सिर पर लाद कर चल दें। अज्ञे जी के यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है कि अज्ञे जी कहते हैं कि जो कवि होते हैं वो परंपराओं से हटकर हैं, परंपरा का कवि से कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर अज्ञे जी इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि एक कवि जो होता है वो इन परंपराओं से हटकर होता है। परंपरा का कवि के लिए कोई भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि एक कवि अपनी भावना को कविता में उजागर करने का प्रयास करता है, इसलिए प्रयोग करना तो आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रयोग नहीं करेगा तो वो नई नई कविताओं का सृजन भी नहीं कर सकता। क्योंकि प्रयोग ही तो है जो समाज में नए रचनात्मक कार्यों को अवगत कराता है और समाज को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए प्रयोग होना तो अत्यंत आवश्यक है। आगे अज्ञे जी क्या कहते हैं कि प्रयोग तो अपने आप में ही एक साधन है, बल्कि दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधन को जानने का भी साधन है। यहाँ पर अज्ञे जी के कहने का अर्थ क्या है कि देखिए प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है और अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि देखिए प्रयोग नहीं करेगा तो वो अपने मन की भावना को उजागर भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, प्रयोग हमेशा निरंतर होते रहते हैं और प्रयोग के द्वारा ही कोई भी कविता का या रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सकता है। यानी कि अगर प्रयोग नहीं होगा तो कोई भी रचनात्मक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। अज्ञे जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई प्रयोग नहीं किया, वास्तव में वो ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन भर में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं करना चाहा, कुछ नया सीखने का प्रयत्न ही नहीं किया। और लोग ऐसा कहते हैं, वास्तव में उनकी कविता है ही नहीं, क्योंकि जो लोग सृजन नहीं करेंगे, जो लोग आगे रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो अपनी कविताओं में नई चीज़ों का भी समावेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ये कहते हैं कि मैंने रचनात्मक कार्य नहीं करना चाहा, मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, तो वास्तव में जो वो कविता का सृजन करते हैं वो कविता है ही नहीं, उनमें रचनात्मकता है ही नहीं, वो तो केवल एक शिल्प है और ऐसे लोग केवल उसी को ही कविता मानना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ अज्ञे जी ये भी कहते हैं कि प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बना देती। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि केवल प्रयोग करने से ही कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, उसे महान महत्व प्राप्त नहीं होता। महत्व तो उस सत्य का होता है जो प्रयोग द्वारा हमें प्राप्त होता है। कहने का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति प्रयोग चाहे कितने भी कर ले, लेकिन अगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसका जो प्रयोग वो कर रहा है वो निरर्थक साबित होगा। देखिए यहाँ पर पहले जो अज्ञे जी थे उन्होंने क्या कहा कि कविता के अंदर प्रयोग करना तो आवश्यक है, लेकिन अब दूसरी ही पंक्तियों में अज्ञे जी ये भी कहते हैं कि प्रयोग अगर सफलता की ओर नहीं बढ़ा तो वो निरर्थक है। यानी कि प्रयोग करना उतना ही आवश्यक है तो कामयाब होना भी उतना ही आवश्यक है।
यहाँ पर अज्ञे जी एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पारखी एक मोती को परखता है, गोताखोर के असफल उद्योग को वो नहीं परखता। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है उनका कि परखा यह नहीं जाता कि गोताखोर क्यों असफल हुआ। अगर गोताखोर मोती को लाने में असफल है तो उसके प्रयोग, उसके परिश्रम की कोई भी प्रशंसा नहीं करता, चाहे उसने मोती को पाने में कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। कहने का अर्थ क्या है कि गोताखोर का महत्व मोती के साथ जुड़ा है, ना कि उसके प्रयोग और परिश्रम के साथ। क्या कहने का अर्थ है यहाँ पर कि अगर मान लो गोताखोर मोती लाने में असफल हुआ तो इस चीज़ को कोई नहीं देखेगा कि वो क्यों, परिश्रम तो उसने बहुत किया था लेकिन असफल हो गया। इस चीज़ को कोई नहीं देखेगा क्या कि गोताखोर मोती को ले आया, तब उसकी प्रशंसा की जाएगी गोताखोर की। इसलिए गोताखोर जो है उसके प्रयोग और परिश्रम के साथ उसको नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए कह सकते हैं कि महत्व प्रयोग का ही नहीं बल्कि प्रयोग के परिणाम का होता है। अज्ञे जी आगे लिखते हैं कि आलोचकों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि तार सप्तक के जो कवि हैं वे साधारणीकरण के सिद्धांत को नहीं मानते। देखिए, साधारणीकरण मतलब साधारण, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, साधारणकरण मतलब साधारण चीज़ें उसमें नहीं है। आलोचकों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन कवियों का हिंदी जगत में प्रवेश करना और जो कविता लिख रहे थे उनको परंपराओं से वे हटकर थी, इसलिए आलोचकों ने इसे साधारणीकरण से जोड़ दिया था कि ये कवि जो हैं वो साधारणीकरण के सिद्धांत को नहीं मानते। लेकिन देखिए, अज्ञे जी ने इन आलोचकों के आरोप को बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा है कि कवि पर यह आरोप लगाना दोहरा अन्याय है, क्योंकि वे ना तो केवल इस सिद्धांत को मानते हैं बल्कि इससे प्रयोग की आवश्यकता भी सिद्ध होती है। अज्ञे जी कहते हैं कि यह हमें मानना होगा कि सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारी अनुभूतियों का क्षेत्र भी विकसित होता गया है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो परंपरागत कवि हैं वो अपनी कविताओं में वही दर्शाते हैं जो पहले से होता चला आ रहा है, क्योंकि वो परंपरा से बाहर नहीं जाना चाहते। इसलिए समय के साथ जो है नई अनुभूतियों का भी विकास हुआ है, नई परंपराओं का भी विकास हुआ है और फिर जो ये नए उपकरणों का भी विकास हुआ है। तो ये जो परंपरागत कवि हैं अपनी कविताओं में इन सबको दर्शा नहीं सकते। यानी कि समय के साथ जो बदलाव हुए हैं, परंपरागत कवि अपनी कविताओं में इन सब को दर्शा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अज्ञे जी ये भी कहते हैं कि हमारी कविता का जो मूल राग विराग है वो नहीं बदले। यानी कि जो संस्कार परंपराएं कविताओं में दिखाई दे रही हैं वही कविताओं में दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रेम जो पहले दिखाई देता था हमारी कविताओं में वो आज भी दिखाई दे रहा है, जो घृणा पहले दिखाई देती थी वो आज भी दिखाई दे रही है। इसलिए इस साधारणीकरण को स्वीकार किया जा सकता है। आगे जी इस आरोप को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में ज्ञान का जो क्षेत्र था वो बहुत ही सीमित था। उस समय पर जो भाषाएं थी वो बहुत सीमित थी, साधन बहुत सीमित थे। उस समय पर ज़्यादा भाषाएं नहीं होती थी। इसलिए अज्ञे जी कहते हैं कि आज जो साधारणीकरण की समस्या है वह दूसरी प्रकार की है। तब भाषा का केवल एक मुहावरा था। यानी कि मुहावरे से अर्थ क्या है यहाँ पर कि एक वर्ग में एक ही भाषा बोली जाती थी। वार्तालाप के लिए या प्रेक्षण के लिए भी सभी उसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज जो है भाषा का प्रेक्षण का माध्यम अलग है, लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं है जो सभी लोग समझते हों या सभी लोग बोलते हों। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा के बड़े बड़े कोश हैं जो शब्दों के सभी प्रकार के अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन अगर गणित की बात की जाए यहाँ पर तो गणित की अंग्रेजी दूसरी है, इसी प्रकार अर्थशास्त्र की अंग्रेजी दूसरी है। तो इसी प्रकार से उपन्यासकार की भी भाषा जो है वो अलग है। तो अज्ञे जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति मानो एक कवि एक सीमित क्षेत्र का कोई तथ्य किसी दूसरे क्षेत्र में अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसके सामने बड़ी समस्या है ये। इसलिए अज्ञे जी कहते हैं कि आज के समय में साधारणीकरण करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था कि एक चीज़ का जो क्षेत्र है वो बहुत
व्यापक हो, मतलब व्यापक नहीं था उस समय पर क्षेत्र, इसलिए उस समय दो ही भाषाएं बोली जाती थी। कौन कौन सी थी? एक तो संस्कृत थी और एक प्राकृतिक। जो लिखे पढ़े लोग थे वो तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया करते थे, और जो पढ़े लिखे कम थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है कि हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में साहित्य के क्षेत्र में साधारणीकरण करना बहुत ही मुश्किल है। आगे अज्ञे जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए देखिए कोई रास्ता तो चुनना होगा। अब यहाँ पर ये समस्या तो है क्योंकि क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है, तो ऐसे समय में साधारणीकरण कैसे किया जाएगा? तो अज्ञे जी यहाँ पर कहते हैं कि कुछ तो रास्ता चुनना होगा। तो ऐसे में क्या रास्ता चुन सकता है? एक तो ये है कि इस क्षेत्र में सीमित रहकर रचना की जाए, कि एक ही क्षेत्र में जहाँ पर एक ही तरह की भाषा है, एक ही तरह का सब कुछ है, वहीं पर रहकर रचना की जाए। और दूसरा रास्ता यह है कि ये जो व्यापक क्षेत्र है इसके लिए रचना करें, लेकिन उसे व्यापक क्षेत्र की भाषा, शब्द, परंपराओं को ध्यान में रखकर रचना की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि किसी साहित्यकार के लिए यह सरल नहीं है कि व्यापक क्षेत्र के लिए रचना की जा सके, क्योंकि व्यापक क्षेत्र में इतनी भाषा का इतना विस्तृत रूप देखने को मिलता है, इतनी समाज विस्तृत हो चुका है, तो किसी भी साहित्यकार के लिए ये करना बहुत ही कठिन है कि एक व्यापक, एक बहुत बड़े क्षेत्र के लिए वो रचना करे। तो ऐसे में साहित्यकार को अज्ञे जी ने साहसिक नाम दिया है। क्या दिया है कि अगर ऐसे कोई साहित्यकार है जो व्यापक क्षेत्र के लिए रचना कर पाएगा, तो अज्ञे जी ने उसे क्या नाम दिया है? साहसिक नाम दिया है, हिम्मत वाला नाम दिया है, क्योंकि वह इतने व्यापक क्षेत्र के लिए रचना करने का साहस करेगा तो उसकी नियति को तो हम गलत कह ही नहीं सकते। इसलिए अज्ञे जी का यह कहना है कि हमारा उद्देश्य साधारणीकरण को साथ लेकर चलना है। यानी कि अगर कोई साहित्यकार इतने व्यापक क्षेत्र के लिए रचना करने में उसको कठिनता हो रही है तो उसकी नियति को हम गलत नहीं कह सकते। देखिए, साधारणीकरण कठिन होने के बावजूद भी हमारे कवि व्यापक क्षेत्र तक पहुंचकर रचना करना चाहते हैं। तो इस प्रकार अज्ञे जी ने अपने तार सप्तक के माध्यम से सभी आलोचकों को बहुत ही सुंदर जवाब दिए, और दूसरे सप्तक की जो भूमिका है, ये जो तार सप्तक है, ये बहुत ही इसने प्रसिद्धि भी प्राप्त की। मैं आशा करती हूँ कि आपको दूसरे सप्तक की भूमिका अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।